हेलो एवरीवन। केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। लास्ट के लेक्चर में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे थे। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या लिख रहे थे? रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख रहे थे कोई भी रिएक्शन के लिए। तो चलो let us consider a few more examples in which we shall obtain an expression for rate of reaction. Let us consider a few more examples. एक कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। किसके लिए? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। चलो, अगर रिएक्शन हो मेरा 2A, फिर देखो यहाँ तीसरा नंबर था, दो हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, तीसरा देखो 2A आपका जा रहा है B+3C में। इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेगा? रेट ऑफ रिएक्शन आर कैसे लिखेगा? रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस बटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यही नाम सीखे थे। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का क्या एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? इसमें कुछ नहीं करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखने के दौरान हम लोग बस इतना चीज ध्यान देंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो भी हो, रेट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। और देखना, जब रेट पॉजिटिव आना चाहिए तो ध्यान से एक चीज और देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ये पहला बात ध्यान देना है। और उसको हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में उस रिएक्टेंट या उस प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो जिसमें रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में हम लोग क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का मॉड ले लो, पॉजिटिव आता ही है। अब बटा क्या करोगे? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फर्दर क्या तुम यहां से समझे? रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में क्या? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हुआ? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ घटता है, इसीलिए चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बटा टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय मॉड डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस बटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बटा टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है? तो अब देखो तुम ध्यान से क्या देखना है? इस रिएक्शन का हम लोग लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? आर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बटा 2। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, इसलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बटा क्या कर दिए? 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस बोलो चाहे फॉर्मेशन बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब इसका बनने का रेट, इसका खर्च होने का रेट। रिएक्टेंट खर्च होता है, प्रोडक्ट बनता है समय के साथ। तो इसका बनने का रेट, इसका खर्च होने का रेट।
ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बटा टू इज इक्वल टू रेट ऑफ अपियरेंस और फॉर्मेशन, अपियरेंस और फॉर्मेशन ऑफ किसका, बी बटा वन, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, बराबर क्या लिखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपियरेंस ऑफ सी बटा 3, ऐसे लिखोगे। अब चलो यहां से फिर फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे तुम, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को क्या लिखते हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो माइनस साइन के साथ लिखोगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्यों, क्योंकि इसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन लगाएंगे। मॉड का वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो ये माइनस नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन लगाएंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस डेल्टा ऑफ ए, चेंज इन, इसी को बोलते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बटा डेल्टा टी, ये हो गया टाइम इंटरवल, अब बटा क्या करोगे 2। फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपियरेंस और फॉर्मेशन ऑफ बी को क्या लिखोगे, यहां चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, डेल्टा बी बटा डेल्टा टी, और यहां जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव साइन लगाए, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बढ़ेगा, तो इसका चेंज पॉजिटिव, इसका चेंज नेगेटिव, इसीलिए यहाँ नेगेटिव साइन लगा के इसको पॉजिटिव बना दिए। और चूंकि ये पहले से ही पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए इसका चेंज पॉजिटिव है, तो इसलिए डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और बटा क्या कर दोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बटा डेल्टा टी, और बटा क्या लिखोगे 3। तो यहां से फिर इसी चीज को रीअरेंज करके लिख दो अच्छे से, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस हाफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बटा डेल्टा टी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बटा डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बटा डेल्टा टी। ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आ गया, समझो यहां से। फिर उसी तरह से तुमको सारे का लिखना है, ध्यान दो, बार बार एक ही चीज को हम नहीं बताने जा रहे। चौथा देखो, चौथा 2a plus 3b gives you 4c plus 5d। टू ए प्लस 3b गिविंग यू 4c plus 5d, यहां लिखो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन r बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a बटा 2, मतलब माइनस डेल्टा a बाई डेल्टा t डिवाइडेड बाई 2। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी b, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b होगा माइनस डेल्टा b बाई डेल्टा t, अब बटा क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, बराबर क्या लिखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, मतलब यहाँ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। फिर यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी फिर से पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा डी बाई डेल्टा टी बटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5। तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हाफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी माइनस 1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी प्लस 1/4 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी प्लस 1/5 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं।
एक और पांचवा देख लो फिर से उसी तरह से 3a plus 5/2b gives you 3a plus 5/2b gives you 4c plus 7/2d। थोड़ा ध्यान देना यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन, दिस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये ध्यान दो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और बटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी और बटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5/2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी divided by stoichiometric coefficient 4, rate of formation of D, change in concentration of D, कितना रेट से फॉर्मेशन हो रहा है D का, change in concentration of D बटा टाइम, change in time, टाइम इंटरवल डेल्टा D by डेल्टा T अब बटा क्या होगा 7/2। तो यहाँ इन सारे का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ देखोगे इसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव, क्योंकि समय के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ये क्योंकि ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट ही बनाएगा ना, तो समय के साथ क्या होगा, इसका ये रिएक्ट करता जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, इसलिए यहाँ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव। और यहाँ जो देखोगे यहाँ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम लिख देते हैं, समय के साथ, यहाँ जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, नेगेटिव है, ये डिक्रीज कर रहा है यहाँ, और यहाँ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव चेंज है, यहाँ नेगेटिव चेंज है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन यहाँ लगा, यहाँ लगा और यहाँ प्लस साइन लगा, क्योंकि ये पहले से यहाँ चेंज क्या है, इन दोनों केसेस में पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ -1/3 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी माइनस 2/5 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी प्लस 1/4 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, ऊपर चला जाएगा 2 प्लस 2/7 डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, अब देखो घुमा के पूछता है क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी रिएक्शन is given below, if the rate of reaction for any reaction is given below, देखो यहाँ -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर माइनस प्लस 2/7 डेल्टा b बाई डेल्टा टी बराबर, ध्यान देना, ध्यान से देखो, बराबर -1/3 डेल्टा c बाई डेल्टा टी इक्वल टू प्लस 2/5 डेल्टा d बाई डेल्टा टी। ये है किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी रिएक्शन इज गिवन बिलो, ये किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। व्हाट विल बी द कंप्लीट, राइट द कंप्लीटली बैलेंस्ड, व्हाट विल बी द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब सवाल पूछ रहा है कि आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होगा। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दे दिया और आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होगा, बहुत आसान है, सीधा बात। पहले आप रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करो और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो। यहाँ ए है और यहाँ सी है,
ये दोनों का रेट ऑफ डिसअपेरेंस है। ये नेगेटिव साइन वाला रिएक्टेंट, पॉजिटिव साइन वाला प्रोडक्ट, पता है ना, क्योंकि रिएक्टेंट के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पे नेगेटिव साइन हमेशा लगा रहता है, प्रोडक्ट के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पे हमेशा पॉजिटिव साइन लगा रहता है। तो ये है रिएक्टेंट, ये दोनों है रिएक्टेंट और ये दोनों है तुम्हारा प्रोडक्ट। पहले ये समझो, जरूरी नहीं कि ए और बी हमेशा प्रोडक्ट रिएक्टेंट ही हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं ए और सी भी रिएक्टेंट हो सकता है। यहाँ देखो वही तो चक्कर है, नेगेटिव साइन वाला रिएक्टेंट, पॉजिटिव साइन वाला प्रोडक्ट। तो इसको रीअरेंज करके लिख दो। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो है -12 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर -1/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी सॉरी, प्लस 2/7 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी प्लस 2/5 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ये है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखे, ये है। ये दोनों देखो, नेगेटिव साइन वाला चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव साइन के साथ हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो रिएक्टेंट हुआ, पॉजिटिव साइन वाला प्रोडक्ट हुआ, ये ध्यान देना है। तो देखो ये रिएक्टेंट हुआ, तो इसको रीअरेंज करके लिख दो ना, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी लिखो, और डिवाइडेड बाई क्या करें तो 1/2 आएगा, 2 कर देंगे। ये हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। फिर देखो इसको कैसे लिख सकते हो, रीअरेंज करके लिखो, माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी या डिवाइडेड बाई क्या 3, तब ना आएगा -1/3। फिर इसको क्या कर सकते हो, डेल्टा बी बाई प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और यहाँ डिवाइडेड बाई क्या करो 7/2, तब ना उलट के 2/7 लिखाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, यहाँ डिवाइडेड बाय क्या कर दो 5/2 कर दो, तब ना उलट के 2/5 लिखोगे। तो अब जो रिएक्शन यहां से लिखोगे वो बहुत आसान है। रिएक्टेंट तुम्हारा हो गया A प्लस सी, कोएफिशिएंट बाद में लिखेंगे। ये रिएक्ट करके बना रहा है B प्लस डी। कोई भी रिएक्शन है यहाँ A प्लस सी रिएक्ट करके बना रहा है B प्लस डी। अब देखो A का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2A रिएक्ट किया। C का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3C। B का कोएफिशिएंट कितना है 7/2, इस तरह लिख दो 7/2। D का कोएफिशिएंट कितना है 5/2, इसे यहाँ लिख दो 5/2। तो ये हो गया 2A प्लस 3C gives you 7/2B प्लस 5/2D। ध्यान दो, ये है तुम्हारा बैलेंस्ड रिएक्शन। कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछ रहा था, वही कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हम यहां लिख दिए। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, ये सब लिख लिया। एक क्वेश्चन चलो हम लोग बनाते हैं। तो एनसीईआरटी का है, लेकिन बेसिक सवाल है, पहले ये सब आना चाहिए ना। चलो एक क्वेश्चन पहले हम लोग बनाते हैं। तो जरा देखो, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देख लो तो जरा। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आर का यूनिट जरा देख लेते हैं। ठीक है, यूनिट क्या होगा। तो जब भी तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो क्या लिखते हो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हो, इंक्रीज या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन
प्लस माइनस साइन के साथ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, माइनस प्लस लिखो ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अब बटा क्या, प्लस माइनस ही लिखो, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट यहां लिख देते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बटा टाइम इंटरवल। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बटा टाइम इंटरवल, ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। रिएक्टेंट के आगे में माइनस साइन, प्रोडक्ट के आगे में प्लस साइन, अब बटा क्या लेके लगाते हैं, टाइम इंटरवल, और इसको फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो आपका जनरली एक नंबर है, इसका कोई यूनिट तो होता नहीं है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब रिएक्टेंट के आगे में जो नंबर लगा हुआ है उसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। तो ये तो एक नंबर है, इसका कोई यूनिट तो होता नहीं। यूनिट किसका होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोलैरिटी का जो यूनिट होता है वही मोल पर लीटर रहेगा या कैपिटल एम रहता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का जनरली यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर या कैपिटल एम। और ध्यान देना है, एक चीज और ध्यान देना है, इफ गैसेस आर इन्वॉल्व, we even take pressure, रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन तो लेते ही हैं अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैस इन्वॉल्व हो। यदि गैसेस आर इन्वॉल्व इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ध्यान दो, आपका ध्यान दो कि गैस का इन्वॉल्वमेंट हो, दोनों रिएक्टेंट में भी गैस का इन्वॉल्वमेंट हो, प्रोडक्ट में भी आपका गैस का इन्वॉल्वमेंट हो, ये ध्यान देना। इफ गैसेस आर इन्वॉल्व, यदि गैस आपका दोनों में शामिल हो, रिएक्टेंट में भी शामिल हो और प्रोडक्ट में भी शामिल हो, तो गैसियस रिएक्शंस के लिए आप प्रेशर भी ले सकते हैं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या ले सकते हैं, चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर कब लीजिएगा, जब सारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपका यूनिट किस में दिया हो, प्रेशर में दिया हो, प्रेशर में चेंज हो रहा हो समय के साथ, तो उसमें आप देखे नहीं प्रेशर। और देखो गैस के लिए, फॉर गैस देखो ना ध्यान से, तुमको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। PV इज इक्वल टू होता है nRT, और देखो P बराबर होता है N/V/RT, और यहां से लिखोगे P बराबर N/V को ही तो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, मोल पर लीटर, तो CRT यही तो हुआ कॉन्सेंट्रेशन। अरे भाई मोल बटा वॉल्यूम, मोल का ही यूनिट है ना, मोल बाय लीटर। तो देखो PV इज इक्वल टू nRT होता है गैस का इक्वेशन, तो P बराबर N/V/RT होता है, N हो गया मोल्स और V हो गया वॉल्यूम। तो मोल्स बटा वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, तो P इज इक्वल टू CRT, कॉन्सेंट्रेशन इंटू गैस कांस्टेंट बटा इंटू टेम्परेचर। P इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, P बराबर CRT हुआ। तो जो काम तुम दे, तो यहां से देयरफॉर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चलो एक चीज और लिखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना, ध्यान देना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर होगा P गैस, वो सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस होगा। मतलब जो काम तुम कॉन्सेंट्रेशन के साथ करोगे, यदि गैस है तो वही काम तुम प्रेशर को लेकर भी कर सकते हो। जो काम तुम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस को लेकर कर सकते हो, वही काम तुम प्रेशर ऑफ गैस को लेकर भी कर सकते हो। क्योंकि देखो ना, P गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C गैस, मतलब रेशियो ऑफ प्रेशर अब बराबर रेशियो ऑफ क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो काम तुम कॉन्सेंट्रेशन को लेकर कर सकते हो, वही काम तुम प्रेशर को लेकर भी कर सकते हो। गैस के लिए यदि
रिएक्शन हमेशा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही रहता है, रिएक्शन का हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के दौरान आपका टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये ध्यान दिया जाता है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता है थ्रू आउट। विथ टाइम, समय के साथ टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहता है। तो जो काम तुम कॉन्सेंट्रेशन के साथ किए गैस के लिए, वही काम तुम प्रेशर के साथ भी कर सकते हो, यदि रिएक्टेंट में भी गैस हो और प्रोडक्ट में भी गैस हो तब। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा टाइम इंटरवल लिखे हो ना, वहां तुम लिख सकते हो चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बटा टाइम इंटरवल में माइनस साइन के साथ। फिर क्या लिख सकते हो, चेंज इन प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बटा टाइम इंटरवल। वहाँ कंसंट्रेशन लेने के बजाय हम प्रेशर भी ले सकते हैं, क्योंकि पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी गैस होता है फॉर गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो यहाँ इफ गैसेस आर इन्वॉल्व वी इवन टेक चेंज इन प्रेशर, देयरफॉर यहाँ जो यूनिट होगा, यहाँ जो यूनिट होगा वो एटमॉस्फेयर होगा। एटमॉस्फेयर हो सकता है, टॉर हो सकता है, पास्कल हो सकता है, कुछ भी प्रेशर का यूनिट होगा। टाइम इंटरवल का यूनिट क्या होगा, टाइम का यूनिट क्या होगा, टाइम का यूनिट क्या होगा, टाइम आपका मिनट में भी हो सकता है, पहले देखो डे में भी हो सकता है, दिन में भी, दिन बाय दिन हम काउंट करते जाएं, चेंज को दिन में दिन हर दिन देखते जाएं। स्लो चेंज है तो एक दिन देखें, फिर दूसरा दिन देखें, फिर तीसरा दिन देखें, तो टाइम तुम्हारा डे में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। लिखो इसको, अब यहां ध्यान से देखो, एक चीज देखो, तो इसलिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होगा वो ध्यान देना, या तो कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम इनवर्स, ऐसे लिखो, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम को ही हम लोग लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स। अब देखो यहां से दो यूनिट आता है, ध्यान देना आप, तुम कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स बोलो या तुम बोलो प्रेशर टाइम बाय टाइम, मतलब प्रेशर टाइम इनवर्स। किसके लिए, गैस के लिए, गैसेस के लिए तुम प्रेशर टाइम इनवर्स भी यूनिट बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन का, या कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स भी बोल सकते हो। अब देखो तुम जब बोल सकते हो तो यूनिट कैसे कैसे लिखा जा सकता है, जल्दी देखो, कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स क्या लिख सकते हो, मोलैरिटी कैपिटल एम, सेकेंड इनवर्स और मोलैरिटी मिनट इनवर्स, मोलैरिटी आवर इनवर्स, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। टाइम का यूनिट कुछ भी हो, मिनट हो, सेकंड हो, आवर हो, जो होगा देखेंगे हम लोग। तो मोलैरिटी सेकंड इनवर्स, मोलैरिटी मिनट इनवर्स, मोलैरिटी आवर इनवर्स, या क्या लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नहीं समझा बात, मोलैरिटी को क्या लिख सकते हो, एम है ना, मोलर, मोलर सेकंड इनवर्स, मोलर मिनट इनवर्स, मोलर आवर इनवर्स, कंसंट्रेशन का यूनिट कैपिटल एम, तो यही एम को तुम लिख सकते हो मोल पर लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स, कुछ भी लिख सकते हो। प्रेशर बाय टाइम का यूनिट क्या लिखोगे, प्रेशर बाय टाइम का यूनिट क्या लिखोगे, ध्यान दो,
प्रेशर बाय टाइम का यूनिट क्या लिखोगे, ध्यान दो यहाँ पे, प्रेशर बाय टाइम का यूनिट क्या लिखोगे, प्रेशर बाय टाइम का यूनिट लिखोगे एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, एटमॉस्फेयर मिनट इनवर्स, एटमॉस्फेयर आवर इनवर्स, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ। तो प्रेशर बाय टाइम का यूनिट पास्कल सेकंड इनवर्स, कुछ भी लिखो, पास्कल मिनट इनवर्स, पास्कल आवर इनवर्स, ये सब यूनिट तुम्हारा किसका है, रेट ऑफ रिएक्शन का। यूनिट पे ध्यान देना तुम। तो इस तरह से ये सब हम लोग देखें, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देख लिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। प्रेशर का यूनिट कुछ भी हो सकता है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में मेजर करो, टॉर में मेजर करो, पास्कल में मेजर करो, प्रेशर का यूनिट कुछ भी हो सकता है, प्रेशर का यूनिट कुछ भी हो सकता है, एटमॉस्फेयर में मेजर करो, पास्कल में मेजर करो, टॉर में मेजर करो, वो तुम पे निर्भर कर रहा है। प्रेशर का यूनिट कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हमेशा मोलरिटी होता है, मोलर, एम कैपिटल एम या मोल पर लीटर होता है, मोल लीटर इनवर्स। इसका यूनिट कॉन्सेंट्रेशन का, प्रेशर का यूनिट हमेशा एटमॉस्फेयर में, पास्कल में, टॉर में हम लोग निकालते हैं, लिख लो।